कहानी एक विधवा महिला की है। कहते हैं विधवा जब औरत हो जाती है तो उसको समाज जीने नहीं देता, उसको मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी तरह जीना, अच्छे कपड़े पहनना, इन सब की इजाज़त नहीं होती। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें एक महिला होती है, घर की बहू होती है जो कि विधवा हो जाती है और वो उस घर को उँगलियों पर नचाती है। उँगलियों पर नचाती ही नहीं है बल्कि इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करती है अपने पूरे ससुराल वालों को। नए-नए इल्ज़ाम लगाना उनके ऊपर, अपने देवर के ऊपर मतलब बलात्कार का इल्ज़ाम लगाना और फिर आस-पड़ोस के ही लोगों के, कभी किसी मर्द के यहाँ जाकर रहती है, कभी किसी मर्द के यहाँ जाकर रहती है। ऐसी वो महिला होती है। घर में 2 बहुएँ होती हैं और एक घर को बनाने की कोशिश करती है, तो एक ये महिला होती है जिसका पति मर जाता है। पति मरने के बाद वो ऐसी हो जाती है कि प्रॉपर्टी पाने के लिए वो ऐसे-ऐसे खेल खेलती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन अंत उसका बहुत बुरा होता है। जिस प्रॉपर्टी के लिए वो ये सब कुछ करती है, उसी प्रॉपर्टी को छोड़कर उसे जाना पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है दर्दनाक। यहाँ तक कि वो उसकी नंद का जिसके साथ अफ़ेयर था, जिससे उसकी नंद शादी करने वाली थी, उससे भी अपना रिश्ता बना लेती है, उससे भी संबंध बना लेती है, झूठी शादी कर लेती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये घटना फ़िरोज़ाबाद की है, जहाँ एक परिवार होता है, 2 बहुएँ होती हैं और बड़ी वाली जो बहू होती है उसकी शादी को लगभग 8 साल हो जाते हैं। 8 साल होने के बाद एक बेटा भी होता है उसका 6 साल का और अचानक किसी हादसे में उसकी मौत हो जाती है, उसके पति की। जब मौत हो जाती है तो उसके पति की मौत को 10 दिन भी नहीं होते, उसकी फैमिली में उसकी सास होती है, एक ननद होती है, उसका देवर होता है, देवरानी होती है, ससुर उसके नहीं होते। उसकी शादी को 10 दिन भी नहीं, उसके मतलब उसके पति को मरे हुए 10 दिन भी नहीं होते हैं और वो ऐसी-ऐसी हरकत करने लगती है, मतलब कि जो पड़ोस में मर्द होते हैं उनको उकसाने लगती है, ऊपर कपड़े सुखाने जाती है तो उनको अपनी अदाएँ दिखाती है, मतलब रिझाती है मर्दों को। ऐसी होती है। जब उसकी सास ये सब देखती है तो उसको गुस्सा आता है उसकी सास को और वो उसे डाँटती है। डाँटने के बाद में वो नीचे आकर दरवाज़ा खोलकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है। वो बहू, जो विधवा बहू थी, वो पूरे मोहल्ले में बोलती है कि ये लोग मुझे मारते पीटते हैं, अभी मेरे पति की मौत हुई है और ये मुझे घर से निकालना चाहते हैं, इतना मुझे जलील करते हैं, मारते पीटते हैं, आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं। मोहल्ले वाले उसे बेबस समझकर उसका साथ देते हैं। साथ ही जिन मर्दों को वो रिझाया करती थी वो आके उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही रोज़ का ड्रामा चलता रहता है। एक दिन तो हद हो जाती है कि वो अपने देवर के ऊपर मतलब बलात्कार का इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे देवर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, मेरा रेप किया है और अब ये बताइए, मेरी सास ने मेरे हाथ पकड़े थे, मेरे देवर ने मेरे संग रेप किया था और जो मेरी देवरानी है उसने भी मेरे देवर का साथ दिया था और मेरी नंद बाहर खड़ी हुई थी और पहरा दे रही थी कि कोई आ ना जाए। जब वो ये सब बोलती है तो आस पड़ोस वाले कुछ ना भी कहें, लेकिन वो जो मर्द थे, 2-3 वो जो आदमी होते हैं आस पड़ोस के, वो उसकी बातों में आ जाते हैं और साथ ही पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस ये बात सुनती है कि सास ने उसके हाथ पकड़े और देवर ने उसके साथ बलात्कार किया तो पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि ये झूठ बोल रही है। तो पुलिस कहती है कि आपका घर का मामला है, आप अच्छी तरह सोच समझ लीजिए, जो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके देवर की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इससे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए, मैं आपको एक मौका और देता हूँ। ये कहकर उसे धमकाकर पुलिस चली जाती है। उसके बाद लेकिन उसका ड्रामा बंद नहीं होता और जब वो यही सब ड्रामे करती रहती है तो एक दिन उसकी सास ही उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालती है और कहती है, तू निकल जा मेरे घर से और मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा, मेरा पोता मेरे साथ ही रहेगा। मैं तुझे अपने घर से बेदखल करती हूँ। मेरा बेटा तो चला गया है लेकिन तूने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है और नाक में दम कर रहा है। तू मेरे घर में रहने लायक नहीं है, तू बदतमीज़ है, बदचलन औरत है। ये सब कहकर जब उसे निकाल देते हैं तो वही 2-3 मर्द जो होते हैं जो उसके ऊपर लट्टू हुआ करते थे, वही लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए शालिनी भाभी, हम आपके साथ हैं। और वो भी अपना बैग उठाती है और साथ ही कहती है मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। अपने बेटे को भी लेकर उस आदमी के साथ उसके घर चली जाती है। उस आदमी के घर में जैसे कि आदमी-आदमी रहते हैं, वो 2 मर्द थे जो आपस में रहा करते थे, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था। वहाँ जाकर वो रहने लगती है। अब वहाँ जाकर वो जो रहती है तो उन दोनों मर्दों के साथ वो खूब अय्याशी करती है।
अय्याशी करते, उसे ये भी परवाह नहीं होती कि मेरा बेटा है छोटा, उस पर क्या बीतेगी। और यही सब देख देख कर उसके ससुराल वाले तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, और लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। और उसकी नंद किसी से प्यार करती थी, जो उसी में से 2 आदमी थे जिसके यहाँ वो गई थी रहने के लिए, विधवा महिला। उन्हीं में से एक लड़का था जो कि उसकी नंद का बॉयफ्रेंड था। लेकिन जब उसे वो भाभी उसके यहाँ रहने के लिए आ जाती है, तो वो अपनी ही गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है, यानी कि उसकी नंद को, और उसके संग ही मतलब रंगरलिया मनाने के लिए राज़ी हो जाता है, उसके संग रहने लगता है। साथ ही जो उसकी नंद होती है वो उससे बात करने की कोशिश करती है, उससे बात नहीं करता और कह देता है तुम मेरी कुछ नहीं लगती, अब जो भी कुछ है मेरी शालिनी ही है। ऐसे करते करते टाइम बीतता जाता है। उसकी सास को मतलब बीपी बढ़ जाता है, उसकी सास की तबीयत ख़राब रहने लगती है यही सब देख के। और एक दिन वो कहती है अपने बेटे से कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तू एक काम कर, इस मकान को बेच दे, हम कहीं और जाकर रहेंगे। लेकिन अचानक उसकी नंद को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसको ये पता चलता है तो वो आती है, कहती है आप सब लोग जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। जब वो चिल्लाने लगती है तो अचानक वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में डॉक्टर को बुलाया जाता है, इसलिए पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एक तो पहले ही वो अपनी बहू की तरफ से बहुत दुखी थे, और दूसरा अपनी बेटी के प्रेगनेंसी की जब खबर लगती है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसी बीच वो महिला भी आती है, वही विधवा महिला आती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बिन ब्याही बेटी प्रेग्नेंट है, अब आप क्या करोगी। तो वो कहती है, उन्हें धमकी देती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो इस प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो। अपनी सास को बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन जब वो ज़्यादा बोलती है कि देखिए, अगर आप मोहल्ले में आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर आपको ये पता चलेगा। और आपको एक बात मैं बता दूं कि जो आपकी मतलब बेटी के बच्चे का बाप है वही मेरा पति है, जिससे मैंने शादी भी कर ली है। वो शादी भी कर लेती है झूठ मूठ की, वैसे ही उससे शादी कर लेती है घर में ही। जब उसकी सास को ये पता चलता है तो वो गुस्से में उस प्रॉपर्टी पेपर पर साइन कर देती है। वो बहुत खुश हो जाती है महिला, जाकर उन दोनों आदमियों को बताती है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है और मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। वो दोनों मर्द भी खुश हो जाते हैं। उन दोनों मर्द को भी वो ऐसे ही बहला फुसला रही थी, शादी उनसे भी नहीं करना चाहती थी। और वो दोनों ये सोचते थे कि शालिनी मुझसे शादी करेगी, दोनों ही आपस में यही सोचते थे, शालिनी मुझसे शादी करेगी, शालिनी मुझसे शादी करेगी। लेकिन वो किसी भी की भी नहीं थी। जब वो अपने घर वालों की नहीं हुई, अपने बेटे की नहीं हुई, अपने घर वालों की नहीं हुई, तो वो उन दोनों आदमियों की क्या करती, वो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही थी। अब वो खुश होती है, खुश होने के बाद में उन दोनों लड़कों के संग पार्टी करती है। पार्टी करने के बाद वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है और मैं जाकर सोने जा रही हूँ। वो सोने चली जाती है। सोने जाने के बाद अचानक से रात को कोई उसके कमरे में आता है और उसकी जान ले लेता है। अब सुबह पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में दोनों लड़कों से पूछताछ करती है। दोनों लड़कों से कहती है कि क्या हुआ, किसने इसको मारा है। तो वो कहते हैं कि हमें पूरा पूरा शक है कि इसको इसके देवर ने ही मारा है और इसकी नंद ने मारा है, क्योंकि इसकी नंद को मैंने छोड़ दिया था और इसका जो देवर था इसके साथ रेप किया था इसने, और इसका इल्ज़ाम लगाया था। इसी बात से वो नाराज़ होकर इसको जान से मार डाला है। अब पुलिस उसके पास जाती है और उसके देवर को अरेस्ट करने की कोशिश करती है। वो कहता है मैंने ये सब कुछ नहीं किया। उसकी नंद भी कहती है मैंने ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन जब पुलिस उसके देवर को ज़बरदस्ती अरेस्ट कर कर ले जाती है, जो उसकी माँ होती है कहती है मैंने मारा है शालिनी को। तो वो दंग रह जाते हैं। वो दोनों कहते हैं हमें बचाने के लिए हमारी माँ झूठ बोल रही है, हमारी माँ ने उसको नहीं मारा, हमारी माँ कर ही नहीं सकती ऐसा। तो वो कहती है कि मैंने ही मारा है उसको, और क्या करती मैं, उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर वो बताती है कि मैं आधी रात को गई थी और उसके कमरे में छुप गई थी, जब भी जैसे ही वो अंदर आई और मैंने उसे मार दिया। जब बताते हैं तो वो कहती है कि बेटा तुम उसके चाची चाचा हो बच्चे के, और इसका अच्छे से ध्यान रखना। वो औरत कहती है कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, मैं उसे मार देती तभी हमसे पीछा छूटता, उस मतलब उससे पीछा छूटता हमारा, नहीं तो कोई चारा नहीं था उस औरत को सुधारने का। वो एक जुर्म कर बैठती है, एक महिला एक ऐसा जुर्म कर देती है जो इतना सा भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती थी, वो इतना बड़ा गुनाह कर देती है सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए। उसी महिला को, अपनी बहू को, विधवा बहू को मार देती है। दोस्तों उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, अरेस्ट कर लेती है, सलाखों के पीछे डाल देती है। साथ ही वो अपने छोटी बहू बेटे को बोल कर जाती है कि अब ये जो बच्चा है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे खूब पढ़ाना लिखाना, माँ बाप का प्यार देना, अच्छी परवरिश देना, और खुद सज़ा भुगतने के लिए चली जाती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी नहीं करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है।
बहुत सी माँ कहते हैं औरत घर बिगाड़ भी सकती है, औरत घर सुधार भी सकती है। तो इस कहानी में यही था कि औरत ने पूरी तरह घर बिगाड़ दिया था। हालाँकि जब घर सुधरने की बारी आई तो उसकी मौत के बाद ही आई थी, उसके बाद भी उसकी माँ को अपने बच्चों को छोड़कर जेल जाना पड़ा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।